पहली बड़ी खबर, निश्चित तौर पर क्या संसद की सुरक्षा में सेंध आतंकी साजिश थी? एक बहुत बड़ा रेवलेशन हम आपके सामने करने वाले हैं। दूसरी खबर, संसद में स्मोक कांड का एक एक किरदार आज बेनकाब होने वाला है। तीसरी खबर, दिल्ली से लेकर बंगाल और राजस्थान तक इस साजिश के तार जुड़ रहे हैं। आखिर मास्टरमाइंड कौन है? चौथी खबर, घटना को आतंकी गतिविधि बताने वाली दिल्ली पुलिस अब सोशल मीडिया से सुराग तलाश रही है। सुराग का सिरा किससे जुड़ा? पांचवी खबर, क्या अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की मस्जिद के नीचे मिलेंगे मंदिर के सबूत? सर्वे में क्या होगा? लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, देश की संसद की सुरक्षा में सेंध क्या आतंकी साजिश थी? आज ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट में जो दलीलें रखी हैं वो इशारा कर रही हैं कि यह घटना आतंकी गतिविधि जैसी है। आज इस केस में कई बड़े और सनसनीखेज खुलासे हुए। टीवी 9 भारतवर्ष की पड़ताल में भी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन अब से कुछ देर पहले इस केस के आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। जज ने वकीलों का पक्ष सुनने के बाद सभी आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन इस सुनवाई में सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने इस घटना को आतंकी गतिविधि करार दिया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस के वकील ने इस घटना की पूरी जानकारी जज को दी। अदालत में उन्होंने कहा, संसद में स्मोक कांड की घटना आतंकी गतिविधि जैसी है। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और यूएपीए की कड़ी धाराओं यानी आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने दलील दी कि आरोपी अलग अलग जगहों से हैं और उनको कई जगहों पर लेकर जाना है। इन लोगों ने मीटिंग कहां कहां की, पैसे किसने दिए, यह सब कुछ पता लगाना जरूरी है। वकील ने कोर्ट को बताया कि घटना को अंजाम देने के लिए कैन महाराष्ट्र से खरीदी गई। आरोपियों ने लखनऊ से जूते खरीदे और उसमें जगह बनाकर कैन को छिपाया गया, जिसमें जहरीली गैस होती है। इसी आधार पर पुलिस ने कोर्ट से 15 दिनों की रिमांड मांगी है, लेकिन जज ने 7 दिन की हिरासत का फैसला किया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा, संसद की सुरक्षा में सेंध आतंकी साजिश है। सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस ने यह बात किस आधार पे कही? क्या दिल्ली पुलिस को कोई ऐसा सबूत मिल गया है जो आरोपियों की मंशा को आतंकी गतिविधि से जोड़ रहा है? दिल्ली पुलिस इस तफ्तीश में लगी है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सिर्फ 5 चेहरे हैं या फिर आरोपियों का कोई मास्टरमाइंड भी है जो अभी तक पकड़ से बाहर है। इस मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अभी तक की जांच में यह पता चला है कि आरोपी पहले से एक दूसरे को जानते थे और संसद में सेंध लगाने की योजना भी कई महीने पहले बनाई गई थी। यानी कि सबके पीछे एक मेथड है जो हम आपको कल से बता रहे हैं। लेकिन इस मेथड के पीछे की साजिश क्या है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। संसद में घुसकर धुआं फैलाने और नारेबाजी की यह घटना 13 दिसंबर को अंजाम दी गई, लेकिन इसकी पटकथा लिखने की शुरुआत करीब 1.5 साल पहले हुई। तब आरोपियों की एक दूसरे से जान पहचान शुरू हुई। अब तक की पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि आरोपी करीब 1.5 साल पहले मैसूर में मिले थे। दिल्ली पुलिस के सोर्सेस के मुताबिक 1 साल पहले सभी आरोपी चंडीगढ़ में भगत सिंह एयरपोर्ट के मुद्दे पर हुए धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इसी के बाद आरोपियों का गुरुग्राम में रहने वाले विक्की शर्मा के घर पर आना जाना शुरू हुआ। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वो 9 महीने पहले फिर मिले और तभी इस तरह की घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया गया। यानी आरोपियों ने संसद में सेंध लगाने की प्लानिंग करीब 9 महीने पहले शुरू की। अब तक की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि इस प्लानिंग को अमली जामा पहनाने के लिए इसी साल मार्च में बजट सत्र के दौरान आरोपी मनोरंजन गौड़ा दिल्ली आया। उसने पास लेकर संसद भवन की रैकी की। रैकी के दौरान मनोरंजन को यह पता चला कि किस गेट पर जूते की जांच ठीक से नहीं होती। जुलाई में दूसरा आरोपी सागर शर्मा लखनऊ से दिल्ली आया था, लेकिन वो संसद भवन के अंदर नहीं घुस पाया। जांच में पता चला है कि सागर ने संसद भवन की रैकी की थी। रैकी करने के बाद आरोपी
अपने प्लान को अंजाम देने के लिए सही दिन तय करने में जुट गए। प्लान पर अमल करने के लिए संसद भवन परिसर में दाखिल होना जरूरी था। इसके लिए एंट्री पास की जरूरत थी। इस काम का जिम्मा बेंगलुरु में रहने वाले आरोपी मनोरंजन गौड़ा को सौंपा गया। दरअसल मनोरंजन के पिता देवराज बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के जानकार हैं। आरोपी मनोरंजन कई महीनों से सांसद प्रताप सिम्हा से लोकसभा देखने के लिए पास मांग रहा था। मनोरंजन ने इसके लिए सांसद प्रताप सिम्हा के मैसूर और दिल्ली वाले ऑफिस में कई बार बात की। जब आरोपियों को इस बात का भरोसा हो गया कि संसद भवन का एंट्री पास मिल जाएगा, तो 10 दिसंबर को सभी आरोपी दिल्ली पहुंच गए। आरोपी मनोरंजन गौड़ा फ्लाइट से दिल्ली पहुंचा। 10 दिसंबर को आरोपी गुरुग्राम में विकी शर्मा के घर पहुंचे। देर रात ललित झा भी गुरुग्राम पहुंच गया। आरोपी मनोरंजन गौड़ा एंट्री पास के लिए सांसद प्रताप सिम्हा के ऑफिस के संपर्क में था। आखिरकार आरोपियों को 13 दिसंबर के लिए एंट्री पास मिल गया। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के प्लान का दूसरा राउंड 10 दिसंबर के बाद शुरू हुआ। जो 5 आरोपी इस साजिश का हिस्सा बने, उनमें से हर एक किरदार का काम पहले से फिक्स था। 10 दिसंबर को दिल्ली पहुंचने के बाद से लेकर 13 दिसंबर की दोपहर 1 बजे तक किसे क्या करना यह आरोपियों को पता था। TV9 भारतवर्ष के पास 5 आरोपियों के प्लानिंग के बारे में जो जानकारी है वो हैरान करने वाली है। किस तरह आरोपियों ने एक एक कदम आगे बढ़ाया, इस रिपोर्ट में। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सारे आरोपी देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों के रहने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद आरोपियों ने इतनी सफाई से साजिश रची जिससे सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसियां भी मात खा गई। संसद में जो कुछ हुआ, आरोपियों ने एक एक घटनाक्रम की पहले से प्लानिंग की थी। लोकसभा चैंबर कौन जाएगा पहले से तय था। कौन संसद परिसर में स्मोक स्टिक चलाने के बाद नारेबाजी करेगा, यह भी फिक्स था। पूर्व नियोजित योजना के तहत 5 आरोपियों ने अपने अपने काम बांटे। लोकसभा चैंबर पहुंचकर स्मोक स्टिक चलाने का काम सागर शर्मा और मनोरंजन गौड़ा को दिया गया। संसद भवन परिसर में स्मोक स्टिक चलाने और नारेबाजी नीलम आजाद और अमोल शिंदे को करनी थी। 5वें आरोपी सागर शर्मा को नीलम आजाद और अमोल शिंदे के हंगामे का वीडियो बनाकर सर्कुलेट करना था। आरोपी 10 दिसंबर को दिल्ली पहुंच गए थे। एंट्री पास मिलने के बाद घटना वाले दिन यानी 13 दिसंबर को 5 आरोपी इंडिया गेट के पास इकट्ठा हुए। अब तक के खुलासे के मुताबिक सदन के अंदर हंगामा करने वाले 2 आरोपियों में से एक सागर शर्मा ने 13 दिसंबर की सुबह करीब 9 बजे महादेव रोड से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा की पीए से पास लिए। इसके बाद सभी आरोपी इंडिया गेट पहुंचे। इंडिया गेट पर अमोल शिंदे ने सभी को स्मोक स्टिक दी। यह भी पता चला है कि स्मोक स्टिक अमोल लेकर आया था। यहां से ये लोग संसद भवन की तरफ रवाना हुए। करीब 12 बजे 5 आरोपियों ने संसद भवन में एंट्री ली। संसद भवन में एंट्री के करीब 1 घंटे बाद दोपहर 1:01 पर लोकसभा की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने वाले कैमरों में आरोपी सागर शर्मा की कूदती फांदती तस्वीरें दुनिया के सामने आईं। इसी दौरान मनोरंजन गौड़ा और सागर शर्मा ने जूते में छिपाकर रखे स्मोक स्टिक चलाए, जिससे सदन में पीला धुआं फैल गया। करीब इसी वक्त संसद भवन परिसर में बाकी 3 आरोपी तय प्लान के हिसाब से काम में लगे थे। नीलम आजाद और अमोल शिंदे ने स्मोक स्टिक चलाए और नारेबाजी करने लगे। 5वां आरोपी ललित झा इस वक्त नीलम आजाद और अमोल शिंदे के वीडियो बना रहा था, जिसे उसने व्हाट्सएप के जरिए एक एनजीओ संचालक को भेजा। पुलिस पूछताछ में पता चला कि संसद में साजिश को अंजाम देने से पहले ही ललित झा ने 4 आरोपियों के फोन अपने कब्जे में ले लिए थे। पुलिस को शक है कि इसके पीछे कोई सोची समझी योजना हो सकती है। पुलिस को लगता है कि मोबाइल फोन में साजिश से जुड़े कई सबूत हो सकते हैं। संसद भवन पहुंचे 5 आरोपियों में सिर्फ ललित झा ही है जो पुलिस की पकड़ से बाहर है। ललित झा की आखिरी लोकेशन नीमराना के पास थी। पुलिस उसी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। संसद के अंदर और बाहर हुई इस सनसनीखेज घटना से की हाई लेवल जांच जारी है। TV9 भारतवर्ष ने भी इसकी पड़ताल की। हमने आरोपियों से जुड़ी कड़ियों को एक एक करके खंगाला है। अपनी इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें कुछ व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट मिले।
इस वक्त स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी चैट की है। ये चैटिंग संसद में हुए स्मोक कांड से जुड़ी है, जिसमें कुछ संदेश लिखे हुए हैं। ये बताया गया है कि आगे क्या करना है। सवाल ये है, ये पूरी प्लानिंग क्या थी और ये मैसेज कहां और किसे भेजा गया? आखिर आरोपियों का मकसद क्या था? इसे डिकोड करने की अब कोशिश करते हैं। किले जैसी सुरक्षा वाली संसद में कल जो हुआ, उसकी परतें अब खुलने लगी हैं। एजेंसियों की जांच के बीच इसी मामले के एक आरोपी ललित झा के व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट सामने आया, जिसमें उसने एक वीडियो अटैच करके कुछ मैसेज लिखा है। मैसेज का मतलब आपको आगे बताएंगे, पहले आप इस वीडियो को देखिए। जो वीडियो व्हाट्सएप पर भेजा गया वो संसद के बाहर का है। इसमें आपको दो चेहरे नजर आएंगे, एक नीलम और दूसरा अमोल शिंदे का। यहाँ एक तीसरा चेहरा भी मौजूद था जो कैमरा लेकर आया था और वो इस घटना का वीडियो बना रहा था। आरोप है कि इस घटना में पर्दे के पीछे का ये किरदार ललित झा है। अब आप इस स्क्रीनशॉट को गौर से देखिए। मोबाइल फोन में ये नंबर ललित जी के नाम से सेव किया गया है। इस स्क्रीनशॉट में जो वीडियो दिख रहा है वो संसद के बाहर का है, जब नीलम और अमोल धुआं फैला रहे थे। 1 मिनट 33 सेकंड का ये वीडियो दोपहर 12:51 पर भेजा गया। इसके ठीक नीचे लिखा है मीडिया कवरेज, देखिए इसको। यानी ललित सामने वाले से मीडिया कवरेज के लिए कह रहा है। ठीक 1 मिनट बाद यानी 12:52 पर 2 मैसेज और लिखे गए, जिसमें वीडियो को सेफ रखने के लिए कहा और आखिर में उसने जय हिंद लिखा। ललित झा के इस मैसेज का सामने वाले ने लगभग 3 घंटे बाद जवाब दिया। दोपहर 3:46 पर उसने लिखा, ठीक है ललित जी, लेकिन 3:47 वाले संदेश में उसने एक सवाल भी पूछ लिया कि ये कहां पर हुआ। यानी तब तक उसे शायद पता नहीं था कि दिल्ली में क्या हुआ है। हमारी पड़ताल में ये पता चला कि ललित झा ने ये चैटिंग बंगाल के एक एनजीओ चलाने वाले से की, जो हुगली का रहने वाला है। यानी दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर तक इसके तार जुड़ते दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस चैट और आरोपी ललित झा की भूमिका की जांच कर रही है। लेकिन जब यह खबर सामने आई कि इसके तार बंगाल से जुड़े हैं, तो हमने भी ये जानना चाहा कि आखिर वो रहस्यमयी शख्स कौन है जिसे दिल्ली से संदेश गया। आखिर उसका नाम क्या है, वो क्या करता है। हमने न केवल उस शख्स का पता लगाया, बल्कि उसके साथ फोन पर एक्सक्लूसिव बात भी की। देश को हिला देने वाले स्मोक कलर कांड पर उसने क्या क्या खुलासा किया है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने। ललित झा ने जिस शख्स को व्हाट्सएप पर वीडियो भेजकर मीडिया कवरेज का संदेश दिया, TV9 भारतवर्ष ने उससे संपर्क किया। उसका नाम नीलाक्ष है, जो आजाद हिंद एसोसिएशन और साम्यवादी सुभाष सभा नाम से एनजीओ चलाता है। TV9 से बातचीत में उसने स्वीकार किया कि ललित ने उसे फोन किया था। হ্যাঁ না আমি সেটা বুঝতে চাইছি এই ছেলেটি তোমাকে কালকে যে হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও পাঠিয়েছে এটা কেন পাঠিয়েছে? সেটা আমিও জানি না। উনি হুট করে আমাকে ভিডিওটা পাঠান এবং বলেন যে इसका मीडिया कवरेज देखिए और ये वीडियो आपके पास सेव रखना, जय हिंद। এবার তারপরে আমি জিজ্ঞেস করি, মানে আমি ফার্স্টলি যখন ফার্স্ট টাইম ভিডিওটা দেখি, আমি ডাউনলোড করে জাস্ট শুরু অনেক লম্বা ভিডিও ছিল, তাই শুরুর 1-2 সেকেন্ড দেখে আমি দেখলাম রাস্তায় কিছু একটা প্রোটেস্ট হচ্ছে। আমি খুব একটা ভালোভাবে ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। तो আমি তখন বললাম ठीक है रख रहे हैं, पर ये कहाँ का वीडियो है, मतलब ये वीडियो मतलब ये कहाँ पे हुआ। তারপর থেকে ওই ফোন থেকে কোনো যোগাযোগ হয়নি। नीलाक्ष ने बताया कि संसद स्मोक कांड के आरोपी ललित झा से वो पहली बार कोलकाता में मिला। আচ্ছা, তো এর সাথে তোমার আলাপ কোথায় হয়েছিল? যেটা বললাম যে আমার সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে এপ্রিল মাস নাগাদ একটা ইভেন্টের দেখা হয়েছিল, সেই সূত্রেই পরিচয়। ललित झा वही शख्स है जिसे इस मामले में मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इसलिए हमने नीलाक्ष से यह भी पूछा कि क्या उसे इस साजिश की भनक थी। उसका जवाब क्या था, ये सुनिए। আচ্ছা, তো বিষয়টা যেটা জানার আমি যেটা বুঝতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে এই যে ও এরকম কোনো প্ল্যানিং একটা করছে, পার্লামেন্টের মতো একটা সেন্সিটিভ জায়গায় কোনো অ্যাটাক করবে, এর কি কোনো মানে আগের থেকে তোমার সাথে কোনো কথা হয়েছিল এই নিয়ে? না, নট এট অল। মানে আমাদের অর্গানাইজেশন, আমাদের এনজিও যেটাতে উনি ছিলেন, সেটা কমপ্লিটলি একটা সোশ্যাল ওয়ার্ক রিগার্ডিং একটা অর্গানাইজেশন।
नीलाक्ष का दावा है कि ललित झा कोलकाता में रहता है, लेकिन अभी उसकी लोकेशन से वो भी अनजान है। হ্যাঁ এই মিস্টার ঝাঁয়ের পুরো নাম কি? কলকাতা বলেছিল না, সেই রকম কোনো ডিটেলস উনি আমাকে কখনো দেননি। नीलाक्ष जिस एनजीओ का फाउंडर है उससे ललित झा भी जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस चैट और वीडियो के सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल के इस संगठन की भी पड़ताल शुरू हो गई है। इसकी फंडिंग का भी पता लगाया जा रहा है। संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर पुलिस की पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में कुछ नए किरदार जुड़ते जा रहे हैं। कल तक मामले में 7 लोगों के नाम सामने आए थे, आज मामले में 8वां नाम जुड़ गया। इस साजिश के मास्टरमाइंड माने जा रहे ललित झा ने फरार होने से पहले एक वीडियो और कुछ मैसेज भेजे थे। अब ये समझना जरूरी है कि संसद केस में जिन लोगों के नाम आए वो 8 लोग कौन कौन है। किरदार नंबर 1 सागर शर्मा, किरदार नंबर 2 मनोरंजन गौड़ा, किरदार नंबर 3 नीलम आजाद, किरदार नंबर 4 अमोल शिंदे, किरदार नंबर 5 ललित झा, किरदार नंबर 6 विकी शर्मा, किरदार नंबर 7 रेखा शर्मा, किरदार नंबर 8 नीलाक्ष। आरोपी नंबर 1 सागर शर्मा वही शख्स है जिसने लोकसभा के अंदर घुसकर हंगामा मचाया। 27 साल का सागर शर्मा संसद की विजिटर्स गैलरी से लोकसभा चैम्बर में कूदा और फिर छलांग लगाते हुए स्पीकर की चेयर की तरफ दौड़ा। 27 साल के सागर का परिवार लखनऊ के आलमबाग इलाके में किराए के मकान में रहता है। सागर ई रिक्शा चलाता है और उसके पिता बढ़ई का काम करते हैं। सागर के साथ लोकसभा चैम्बर में घुसकर कलर स्मोक स्टिक से धुआं उड़ाने वाला दूसरा आरोपी मनोरंजन गौड़ा है। आरोपी मनोरंजन गौड़ा कर्नाटक का रहने वाला है। 34 साल के मनोरंजन ने 2014 में बेंगलुरु से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। मनोरंजन ने ही संसद में एंट्री के लिए पास का इंतजाम किया था। किसके कहने पे किया? किसके कहने पे किया? किसके कहने पे किया? तीसरे आरोपी का नाम नीलम आजाद है। नीलम ने संसद भवन परिसर में नारेबाजी की और स्मोक स्टिक से धुआं उड़ाया। नीलम हरियाणा के जींद की रहने वाली है। वो हिसार में एक पीजी में रहती है। वो किसान आंदोलन में भी बहुत एक्टिव रही है। नीलम के पिता की उचाना में मिठाई की दुकान है। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला चौथा आरोपी है अमोल शिंदे। वो नीलम के साथ संसद भवन परिसर में रुका, स्मोक स्टिक चलाई और नारेबाजी की। अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। 25 साल के अमोल ने बीए तक पढ़ाई की है। फिलहाल वो बेरोजगार है। उसके पिता मजदूरी करते हैं। पांचवें आरोपी को इस खेल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसका नाम है ललित झा। ललित झा चारों आरोपियों के साथ संसद भवन परिसर पहुंचा था, लेकिन वो किसी तस्वीर में नजर नहीं आया। पूछताछ में पता चला है कि वो नीलम आजाद और अमोल शिंदे के हंगामे का वीडियो शूट कर रहा था। ललित झा मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, लेकिन वो पश्चिम बंगाल के एनजीओ साम्यवादी सुभाष सभा से जुड़ा है। इस मामले का छठा किरदार वो आदमी है जिसे घटना होने के तुरंत बाद पांचवें आरोपी ललित झा ने हंगामे का वीडियो व्हाट्सएप पर भेजा था। ललित झा ने व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज भी भेजे थे। छठे किरदार का नाम है नीलाक्ष। ये पश्चिम बंगाल के हुगली का रहने वाला है और एक एनजीओ चलाता है। इसी एनजीओ से ललित झा जुड़ा हुआ है। हालांकि नीलाक्ष को अभी केस में आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन जांच एजेंसियों के रडार पर इसका एनजीओ आ चुका है। संसद में सेंध के 5 मुख्य आरोपी गुरुग्राम में जिस दंपति के घर पर मिले थे, वही है इस मामले में किरदार नंबर 7 और किरदार नंबर 8। इस केस का किरदार नंबर 7 है विकी शर्मा और किरदार नंबर 8 है विकी शर्मा की पत्नी रेखा शर्मा। दोनों गुरुग्राम के सेक्टर 7 की एक कॉलोनी में रहते हैं। संसद में हंगामे से पहले पांचों आरोपी विकी शर्मा के घर गए थे। आरोपी पहले भी विकी शर्मा के घर आ जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने कल गुरुग्राम के विकी शर्मा और उसकी पत्नी रेखा शर्मा को हिरासत में लिया था, लेकिन अब उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया। विकी शर्मा अपने घर पहुंच गया। अभी ये नहीं पता चल पाया कि विकी शर्मा और उसकी पत्नी रेखा को क्यों छोड़ा गया है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों की पड़ताल करते हुए TV9 भारतवर्ष की टीम उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां सभी आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच कर रही हैं। सबसे पहले हमने सागर शर्मा के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट की तफ्तीश की। आपको बता दें कि सागर शर्मा वही शख्स है जो लोकसभा के अंदर घुसा था, सदन के अंदर बेंच के ऊपर कूदता दिखाई दिया था। बाद में सांसदों ने उसे पकड़ा और उसकी पिटाई भी की। सागर शर्मा के सोशल मीडिया पर हमें कुछ ऐसे दिखा जिससे उसका व्यक्तित्व क्या कुछ संदिग्ध पता लगता है।
की जाती है। ये लोकसभा के अंदर घुसने वाले सागर शर्मा के इंस्टाग्राम अकाउंट का प्रोफाइल पेज है। इस पर सागर शर्मा खुद को लेखक, कवि, दार्शनिक और कलाकार बताता है। इसके बाद जब हमने प्रोफाइल की छानबीन शुरू की तो हमें यह पोस्ट दिखी जिस पर लिखा था, जीते या हारे पर कोशिश तो जरूरी है। अब देखना यह है सफर कितना हसीन होगा। उम्मीद है फिर मिलेंगे। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट ठीक उसी दिन अपलोड की गई थी जिस दिन संसद में इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस पोस्ट में लिखी लाइनों से लगता है कि सागर शर्मा को अपना अंजाम मालूम था और इस घटना को अंजाम देने से पहले उसने अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार किया हुआ था। सागर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर ही हमें एक पोस्ट और मिली। एक इंसान को इंसान उसका लक्ष्य बनाता है। जिंदगी एक दिन मर जाने के लिए नहीं है। इसका बेहतरीन इस्तेमाल उन कार्यों में करिए जो जीवन की परिभाषा बदल डालें। ये दोनों पोस्ट पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि सागर शर्मा कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे दुनिया के लोग उसे जाने। वो अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था, हालांकि उसे इसके सही और गलत होने का अंदाजा नहीं था। इसके बाद हमने सागर शर्मा का फेसबुक अकाउंट खंगाला। फेसबुक अकाउंट के प्रोफाइल पेज पर हमें यह दिखा, मेरा सपना ही मेरी दौलत है, मैं इतिहास लिखूंगा, आया हूं दुनिया में तो कुछ करके मरूंगा। फेसबुक पर एक और पोस्ट लिखी जिसमें क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की कुछ लाइनें पोस्ट की गई थी। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज ही अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। आरोपी सागर के सोशल मीडिया से यही संकेत मिला कि इस घटना की पहले से बाकायदा प्लानिंग की गई थी। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि ऐसा सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए किया गया या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। सागर शर्मा के बाद जो दूसरा किरदार मीडिया के कैमरे में सेंधमारी करता दिखा था वो थी नीलम आजाद। नीलम आजाद को संसद परिसर के अंदर पुलिसकर्मियों ने पकड़ा। नीलम आजाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। सागर शर्मा के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की जो पड़ताल है उसका दूसरा किरदार नीलम आजाद ही थी। नीलम आजाद के सोशल मीडिया पर आखिर ऐसा क्या दिखा जिसने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया, आप खुद देखें। अब नीलम आजाद के कई फोटो और सोशल मीडिया अकाउंट सामने आए हैं। फोटो में नीलम कहीं किसान आंदोलन में दिखाई देती है, कहीं महिला पहलवानों के प्रदर्शन में दिखती है, तो कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के साथ नजर आती है। सबसे पहले हमने नीलम आजाद के इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगाला। प्रोफाइल में लिखा था, पढ़ो और पढ़ाओ अभियान प्रगतिशील आजाद युवा संगठन द्वारा शुरू किया गया। इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखने के बाद नीलम आजाद सोशल एक्टिविस्ट मालूम पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ जंतर मंतर पर हुए महिला पहलवानों के प्रदर्शन के कुछ वीडियो अपलोड हैं। नीलम ने खुद भी इन प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है। इसके बाद जब हम नीलम आजाद के फेसबुक प्रोफाइल पर पहुंचे तो यहाँ कुछ पोस्ट ने हमें हैरान किया। इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों जगह प्रोफाइल पिक्चर एक ही थी। इसके अलावा यहाँ एक फोटो थी जिसमें महिला पहलवानों के प्रदर्शन के दौरान नीलम को पुलिसकर्मी उठाकर ले जा रही थी। इस फोटो के साथ यहाँ 23 मार्च को शहीदी दिवस के किसी कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की तस्वीरें लगाई गई थी। फेसबुक प्रोफाइल पर इनकलाब जिंदाबाद लिखा था। इसके साथ ही कई क्रांतिकारी विचार लिखे गए थे। नीलम आजाद के सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसा लगता है कि वो क्रांतिकारी और किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित थी। किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर उसकी सरकार के प्रति नाराजगी थी और शायद इसी नाराजगी के चलते उसने ये कदम उठाया। अब हमारी सोशल मीडिया पड़ताल के रडार पर तीसरा शख्स था ललित झा। ललित झा की अभी सिर्फ एक तस्वीर ही सामने आई थी। ललित झा भी संसद में मौजूद था और पूरी घटना की वीडियो बना रहा था। हालांकि वो खुद किसी कैमरे में कैद नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि ललित झा ही इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है। ललित झा का इंस्टाग्राम अकाउंट भी यही इशारा कर रहा है। ललित झा, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस शख्स को जोर शोर से तलाश कर रही हैं। ललित झा ही चारों आरोपियों को जोड़ने वाली कड़ी है। ललित झा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद को शिक्षक लिखता है।
प्रोफाइल फोटो में स्वामी विवेकानंद की तस्वीर लगाई है। ललित झा के अकाउंट पर संसद में हुए स्मोक कांड का वीडियो अपलोड किया गया है। इसमें आरोपी अमोल शिंदे कलर स्मोक के साथ दिख रहा है और नीलम आजाद नारे लगाती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि ललित झा खुद मौके पर मौजूद था और घटना की रिकॉर्डिंग कर रहा था। इसके अलावा इंस्टाग्राम प्रोफाइल में कई स्वतंत्रता सेनानियों जैसे शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की फोटो और विचार अपलोड किए गए हैं। इसके साथ ही प्रोफाइल में कई लेखकों की तस्वीरें और विचार हैं, तो ओशो की फोटो और कही हुई बातें भी चस्पा हैं। एक बात जो अब तक सागर शर्मा, नीलम आजाद से लेकर ललित झा तक कॉमन है, वो है शहीद भगत सिंह की फोटो और उनकी विचारधारा। अब तक की तफ्तीश में यह भी खुलासा हुआ है कि सभी आरोपी सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए थे। तीनों के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भगत सिंह जरूर नजर आते हैं। भगत सिंह ने देश के लिए बलिदान दिया, लेकिन इन्होंने जो किया वो कानून की नजर में बड़ा अपराध है। अब तक हम संसद पहुंचे 3 आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल चुके थे। अब अगला किरदार अमोल शिंदे था। अमोल शिंदे वो आरोपी है जिसे सुरक्षा कर्मियों ने सदन के बाहर पकड़ा। उसे हाथ में कलर स्मोक ले रखा था और उसे चारों तरफ घुमा रहा था। अमोल शिंदे के सोशल मीडिया अकाउंट में क्या मिला, यह भी देखना जरूरी है। संसद परिसर के अंदर और सदन के बाहर कलर स्मोक लहराने वाला अमोल शिंदे। ये अमोल शिंदे के इंस्टाग्राम अकाउंट का पेज है। प्रोफाइल में लिखा है शहीदों की शहादत को सलाम और नमन। बाकी आरोपियों की तरह यहां भी जो चीज कॉमन है वो है भगत सिंह की फोटो और उनके विचार। सागर शर्मा, नीलम आजाद, ललित झा और अमोल शिंदे, चारों आरोपियों के सोशल मीडिया प्रोफाइल में भगत सिंह के फोटो और विचार हैं। एक तस्वीर में अमोल ने जो टी शर्ट पहनी है उस पर 3 स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फोटो है। इसके साथ ही अमोल शिंदे ने इंस्टाग्राम पर अपने आखिरी पोस्ट में मुंबई के सीएसटी स्टेशन के सामने खड़े होकर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसके अलावा यहां दौड़, मुक्केबाजी और खेलों में पदक जीतने के वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की गई हैं। अब सवाल यह है कि क्या एक ही कॉमन कनेक्शन से चारों एक दूसरे के संपर्क में आए? इसका खुलासा जांच के बाद ही होगा। 30 घंटे से भी ज्यादा वक्त से देश में संसद स्मोक कांड गूंज रहा है। सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर वो मास्टरमाइंड कौन है जिसने ये हिमाकत की? वो कौन है जिसने पूरी साजिश का ताना बना बना? इसकी पड़ताल हमने भी की। अब तक की जांच में फरार आरोपी ललित झा पर ही मास्टरमाइंड होने का शक है। उसकी आखिरी लोकेशन राजस्थान के में मिली हुई है। इस घटना के पीछे की पूरी कॉन्स्पिरेसी क्या है और ललित झा ने कैसे पर्दे के पीछे ये पूरा खेल खेला, ये देखिए बात। लोकसभा के अंदर और संसद के बाहर के 4 किरदार आपने देख लिए। अंदर मनोरंजन और सागर शर्मा, तो बाहर नीलम और अमोल शिंदे ने कलर स्मोक का इस्तेमाल करके सनसनी मचा दी। लेकिन ललित झा वो शख्स है जो सामने नहीं आया और छिपकर वो अपना खेल खेलता रहा, वीडियो बनाता रहा, उसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करता रहा। इसलिए ललित झा को संसद स्मोक कांड का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ललित झा ने न केवल आरोपियों को गुरुग्राम बुलाया, बल्कि इस घटना से पहले चारों आरोपियों के फोन भी उसने अपने कब्जे में ले लिए। अब सवाल है कि ललित झा को मास्टरमाइंड क्यों कहा जा रहा है? टीवी 9 भारतवर्ष की पड़ताल में इसके 5 सबूत मिले। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि ललित झा ही वो किरदार है जिसके संपर्क में चारों आरोपी थे। उसी के कहने पर ही 13 दिसंबर की तारीख तय की गई थी। ललित ने ही कलर अटैक का वीडियो शूट किया और सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इसके अलावा चारों आरोपियों के फोन लेकर भी वो फरार हो गया। पुलिस को शक है कि मोबाइल में साजिश से जुड़े कई सबूत हो सकते हैं जिन्हें ललित झा मिटाने की कोशिश कर सकता है। ललित झा की आखिरी लोकेशन राजस्थान के नीमराना के पास मिली है। उसकी तलाश में कई टीमें लगातार छापे मार रही हैं। अब इस साजिश की पूरी पिक्चर उसकी गिरफ्तारी के बाद ही साफ होगी। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। आतंक जैसी घटना में शामिल 5 मुख्य आरोपी 5 अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं। पुलिस आरोपियों के घरों
उनके ठिकानों पर छापे मार रही है। आरोपियों के परिवार और दोस्तों से बात करके पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इनके साथ और लोग जुड़े थे। TV9 भारतवर्ष ने भी 5 राज्यों में पड़ताल की। TV9 भारतवर्ष की टीम लखनऊ से जिंद, लातूर से बेंगलुरु तक आरोपियों के घर पहुंची। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। मनोरंजन गौड़ा, सागर शर्मा, नीलम आजाद, अमोल शिंदे और ललित झा, इन आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है? TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर्स की कई टीमें इस पड़ताल में लगी हैं। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन हरियाणा के जींद पहुंचे, जहां संसद मामले की एक आरोपी नीलम आजाद का घर है। नीलम के कमरे में भारत और दुनिया का नक्शा मिला। कमरे की दीवारों पर कविताएं लिखी हुई थी। ये देखिए, उसका सारा वो सिस्टम लिखा हुआ है। जब कुछ समझ ना आए तो शांत बैठकर खुद को समझ लेना चाहिए। जिनमें अकेले अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। वक्त बहुत बुरा हो तो मेहनत करना, और वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना ही जिंदगी है। नीलम वही आरोपी है जिसने संसद भवन परिसर में स्मोक स्टिक से धुआं छोड़ा था और नारेबाजी की थी। जिक्र किया कि वो इस तरह की भी घटना को अंजाम देना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसी करके कोई बात होती है। हमें यही पता होता है कि वो दिल्ली जाएगी तो उसको जाने नहीं दिया जाएगा। उसको ही पता है इस बात का। मेरे पिताजी बहुत स्टिक हैं। भी सरकारी नौकरी के वजह तवा पूरी परेशान थी, और कोई ये धरने प्रदर्शन पर जा कर दी, जाट जमींदारा का गला किसाना गला जा कर दी, किसान उती लेकर जा कर दे। कल मेरी लड़की कदे नहीं गई। TV9 भारतवर्ष की एक टीम सागर शर्मा के लखनऊ स्थित घर पर पहुंची। परिवार ने बताया कि वो 10 दिसंबर को ही दिल्ली चला गया था। दिल्ली आने से पहले उसने बताया था कि वो एक प्रोटेस्ट में शामिल होने जा रहा है। आरोपी सागर दूसरे आरोपी मनोरंजन के साथ लोकसभा चैम्बर में घुसा था। वो संसद की बेंच पर कूदता दिखाई दिया था। बस मैं इतना जानता हूँ, अगर वो ऐसा होता तो कहीं कोई लिंक पहले का भी तो होना चाहिए सर। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जिन लोगों के साथ वो कूदा है उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है? हाँ, मुझे लगता है वो क्योंकि यूं ही नहीं मिला होगा, क्योंकि घूमने की हैसियत नहीं है। संसद भवन परिसर में नारेबाजी करने और स्मोक स्टिक चलाने वाले आरोपियों में से एक अमोल शिंदे के बैकग्राउंड की जांच हो रही है। पुलिस लातूर में उसके घर पहुंची। 25 साल के अमोल शिंदे के पिता मजदूर हैं। अमोल आर्मी और पुलिस में भर्ती होना चाहता था, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो भर्ती नहीं हो पाया। हमारे संवाददाता अमोल के घर पहुंचे। मिलिट्री भर्ती, कुछ पुलिस भर्ती, इसकी कोशिश में रहने वाला, बाद में उन्हें किधर चला गया वो पता नहीं हमारा। पांचों आरोपी 10 दिसंबर को गुरुग्राम में विकी शर्मा के घर गए थे। TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर गुरुग्राम के सेक्टर 7 की उसी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पहुंचे। विकी शर्मा और उसकी पत्नी रेखा पुलिस की गिरफ्त में है। हमने कॉलोनी के RWA के महासचिव से बात की। नशा बहुत ज्यादा करता था। नशा कोई भी प्रकार का हो उसको मिल जाए बस उसी में मग्न रहता था, और गाली गलौज आपस में, पड़ोस उड़ोस में, घर में रोजाना बाहर झगड़ा करना और चिल्लाना पिलाना, तो लोग इससे कटते थे। लोग उससे कोई बात नहीं करना चाहते। पांचों आरोपी में एक मनोरंजन कर्नाटक का रहने वाला है, जबकि ललित झा बंगाल में रहता है। पुलिस इनके ठिकानों पर भी दबिश दे रही है और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है कि संसद की सुरक्षा में चूक कैसे हुई, जिम्मेदार कौन है। आपको संसद की सुरक्षा पर एक ग्राफिक रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा की सुरक्षा की निगरानी डिप्टी स्पीकर करते हैं, लेकिन 2019 के बाद से लोकसभा में डिप्टी स्पीकर है ही नहीं। सुरक्षा के प्रमुख ज्वाइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी होते हैं, लेकिन 2 नवंबर 2023 से यह पद भी खाली, क्योंकि रघुवीर लाल का यूपी ट्रांसफर हो गया। अभी लोकसभा की सुरक्षा का जिम्मा प्रभारी सुरक्षा अधिकारी ब्रिजेश सिंह के पास है, जो डायरेक्टर लेवल के अधिकारी हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी के नीचे 2 स्पेशल डायरेक्टरेट सिक्योरिटी होते हैं। उनके नीचे 15 ज्वाइंट डायरेक्टर सिक्योरिटी होते हैं। फिर 26 डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी होते हैं। उनके नीचे 56 सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, इनमें 5 पद खाली हैं। और फिर 61 असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, इनमें 12 पद खाली हैं। फिर 69 सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रेड 1 वाले होते हैं, इनमें 45 पद खाली हैं। इसके नीचे 72 सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रेड के असिस्टेंट ग्रेड 2 वाले होते हैं, इनमें 63 पद खाली हैं। यानी नीचे का मामला पूरा खाली है क्या? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस मसले पर वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। सूत्रों से खबर है कि बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि संसद की सुरक्षा चूक के मामले को संवेदनशीलता से नहीं,
स्पीकर को जो जरूरी लगे वो कदम उठाए। मैं भी इस बारे में स्पीकर से बात करूंगा, यह भी कहा प्रधानमंत्री ने। इसके बावजूद आज लोकसभा और राज्यसभा में संसद सत्र की शुरुआत होते ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग की। इसके बाद लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक जमकर हंगामा हुआ। बाद में कई सांसदों को उनके असंसदीय व्यवहार के चलते सस्पेंड भी कर दिया गया। इनमें कांग्रेस के 9, सीपीएम के 2, सीपीआई के 1 और डीएमके के भी 1 सांसद शामिल हैं। सस्पेंशन की कार्रवाई से पहले कैसे दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ, यह रिपोर्ट है। क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी है। जो कल घटना घटी है, उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं। जिनको भी हम पास देते हैं, ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक की स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। To leave the house immediately. I have it in shame. 3 सिक्योरिटी रिंग्स पास करने के बावजूद, एक्सरे मशीन्स पास करने के बावजूद भी ये इंसिडेंट सामने आता है। इट रिवील्स लैप्स ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स, और ये इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। उनको ये जनता को जवाब देना चाहिए। के पास में कोई मुद्दा विहीन विपक्ष है, अब इन्हीं सब चीजों को समझता है कि इसी से शायद उनकी नैया पार हो जाए। जो लोग अंदर आकर के कूद गए, कोई जहरीली गैस ले आते, तो आज हम खड़े होकर के यहाँ आपसे बात नहीं कर रहे होते। सदन में अराजकता ने फैलाया। Can you imagine a member walking to this place? Shameful event. और अब एक बड़ी खबर, ऐतिहासिक फैसले से जुड़ी खबर। आज मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी। सर्वे कैसे होगा, इसका तरीका क्या होगा, यह 18 दिसंबर को तय होगा। भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 दूसरे लोग, जिसमें वकील हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और देवकी नंदन भी हैं। इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एएसआई सर्वे की मांग की थी। कोर्ट ने इसी याचिका पर फैसला दिया। यह फैसला अहम है क्योंकि जब अयोध्या में सर्वे हुआ तो मंदिर का फैसला आया, ज्ञानबाबी में सर्वे हुआ, रिपोर्ट का इंतजार है और अब आदेश आया है कि मथुरा में शाही ईदगाह का सर्वे होगा। वैसे इस फैसले को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज फैसला आया कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा। सर्वे के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दी। कोर्ट ने फैसला श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर सुनाया। याचिका में दावा किया गया है कि शाही मस्जिद के नीचे श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। कोर्ट ने ईदगाह कमेटी की दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही आधार माना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडेलिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है, जिसमें मोडेलिटीज तय की जाएंगी। अब बड़ा सवाल यह भी है कि सर्वे के आदेश से आगे क्या निकलेगा। कहा जा रहा है कि अयोध्या काशी की राह पर यह केस भी आगे बढ़ेगा। मंदिर मस्जिद का सच पता चलेगा, कृष्ण जन्मभूमि के सबूत सामने आएंगे और सर्वे रिपोर्ट से मुकदमे की दिशा तय होगी। लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। आइए देखते हैं दोनों पक्षों का क्या कहना है। हिंदू पक्ष का कहना है कि औरंगजेब ने 1670 में मंदिर तोड़वाया, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के सबूत नहीं है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के नीचे श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे खारिज करते हैं और कहते हैं कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
हिंदू पक्ष का यह आरोप है कि हिंदुओं के पवित्र पूजा स्थल पर अवैध कब्जा किया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस पूरे मामले में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन हो। आज फैसले के बाद भी दोनों पक्षों से ऐसी ही दलीलें सामने आई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को सुनवाई होनी जा रही थी, तो अगर रुक जाते 9 जनवरी तक तो कुछ आसमान तो गिरने वाला नहीं था। और सबसे अफसोसनाक बात तो यह है कि ये मुसलमानों की कब तक ये डिग्निटी को ख़राब करने का काम होता रहेगा। प्रॉपर्टी की फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी, और जितने भी प्रतीक हैं, हिंदू प्रतीक बने हैं, वो सब रिकॉर्ड पे आएंगे और वो रिकॉर्ड में न्यायालय के सामने आएंगे, जनता के सामने आएंगे। और जिस तरह से गुमराह करके विधर्मियों के द्वारा मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई, ये एक तमाचा है उनके ऊपर। बार बार हिंदू पक्ष ये कह रहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो जांच के आदेश हो गए, यहाँ तक आप जीत मान सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद का एजेंडे में तकरीबन 3500 ऐसे मस्जिदें हैं जिनके ऊपर इनका दावा है कि हमारे मंदिर थे, तो वो एक एक करके एक का परिणाम लाएंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जमीयत उलमा जो है ऑल इंडिया, वो इसके ऊपर केस लड़ रही है। लगभग 20,000 से भी अधिक हिंदुस्तान के में मंदिर हैं इस प्रकार के, जहाँ के ऊपर इस प्रकार की स्थिति है, जहाँ तोड़कर उनको मस्जिद बनाई गई है। तो अब हम लोगों की यही 3 डिमांड हुआ करती थी। अब धीरे धीरे सही हम लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। सर्वे से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि ये मजार है कि मंदिर है। हमें सर्वे की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। अगर हमें कुछ लगता है कि उसमें हम कोई भी शख्स मुतमईन नहीं है, तो दोबारा न्यायपालिका का दरवाजा खुला हुआ है, फिर दरवाजा खटखटाया जा सकता है। सभी पक्षों के अपने अपने दावे, लेकिन ये पूरा विवाद क्या है, अब इसे भी समझने की जरूरत है। दरअसल ये पूरा विवाद मथुरा में 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। इस जमीन के करीब 11 एकड़ के हिस्से में श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर बना है, जबकि 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया, और यह भी दावा किया गया है कि मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा था, और इसके बाद साल 1969 और 70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया। अब हिंदू पक्ष की मांग है कि मस्जिद हटाकर जमीन हिंदू पक्ष को दी जाए। हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में जो याचिका दायर की गई, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का जो दावा किया गया, उसके पीछे और क्या दलीलें दी गई, ये भी बताते हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह है। मस्जिद में मंदिर होने के प्रतीक मौजूद हैं। हिंदू पक्ष के मुताबिक इन्हीं प्रतीक में से एक है स्वास्तिक का चिन्ह। इसके अलावा शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत भी मौजूद होने के दावे किए गए। हालांकि सच वैज्ञानिक सर्वे के बाद सामने आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ही इस पर घमासान चढ़ गया है। आज इसी मुद्दे पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और AIMIM के नेता वारिस पठान ने भी TV9 भारतवर्ष से बातचीत की। ये भारतीय है और इनकी पार्टी भारत में चुनाव लड़ती है, इनको MLA MP भारत के लोग बनाते हैं, फिर ये आक्रांताओं के लिए क्यों यहाँ पर टीवी पे बहस कर रहे हैं? इनको तो ये कहना चाहिए कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, 100 करोड़ हमारे सनातन भाइयों की भावनाओं का ध्यान रखा है, हम इनका साथ देते हैं। देश आस्था से तो नहीं चलेगा ना, संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा। अब जब ये कानून आ ही गया था, आपको शायद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक पता नहीं, सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कानून बनाया गया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था उस वक्त सरकार को भी, लोगों को भी, कि आगे काफी ऐसी चीजें आ सकती है जिससे दो पक्षों के बीच में नफरत पैदा हो सकती है। इसलिए कानून आया कि जो भी चीजें प्लेसेस ऑफ वर्शिप की है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर, उसको आप उसका नेचर और उसका कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। एक्ट की ये बात कर रहे हैं, हमने वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है। किसी भी देश में ऐसा कानून नहीं है कि आप एक बहुसंख्यक 100 करोड़ लोगों को उनकी आस्था को लेकर भी आप उन्हें कोर्ट का रास्ता भी जाने से बंद कर दो। कोई भी है, ऐसा कानून तो पाकिस्तान में भी नहीं है। पार्लियामेंट का जो कानून बना है, क्या उसको कोर्ट ने सेटिस्फाइड किया है क्या अभी तक?
नहीं किया है, तो जब तक वो एक कायदा कानून है प्रेजेंट के अंदर लागू है, तो आप किस तरह से कर सकते हो इस तरह की बात। अब सभी पक्षों को 18 दिसंबर का इंतजार है। आज से ठीक 4 दिन बाद कोर्ट कमिश्नर का पैनल तय होगा और साथ ही आगे की प्रक्रिया भी।